बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है जी माइटोसिस। अगर हम बात करें इस टॉपिक को समझने के लिए कि किन मेन पॉइंट को देखना है, तो उनमें स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन या इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसकी स्टेजेस की बात करेंगे और लास्ट में हम लोग जो है ये जो स्टेजेस हैं इन्हीं की आगे फेजेस देखेंगे, या आप कह लें कि सब स्टेजेस जिसको बोलते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से। स्टूडेंट, ये जो वर्ड माइटोसिस है ये कहाँ से लिया गया है? कुछ साइंटिस्ट जो थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से न्यूक्लियस का मुताला कर रहे थे, तो उस दौरान इनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आया, यानी कि धागा नुमा स्ट्रक्चर नज़र आया। अब ये साइंटिस्ट अपनी ज़ुबान के अंदर धागे को माइटोज़ कहा करते थे, तो इन्होंने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया कि हमने माइटोज़ देखा है, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। सो फिर यहाँ से इस प्रोसेस का नाम आगे जाकर माइटोसिस रख दिया गया। तो जो आगे जाके हम लोग क्रोमाटन को पढ़ेंगे वो बेसिकली माइटोज़ ही था। सो माइटोसिस वर्ड जो है इसकी तो हमें समझ आई। अब हम देखते हैं कि ये डेफिनेशन क्या है इसकी। स्टूडेंट, वन सेल डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। एक सेल जो है वो तकसीम होने के बाद दो सेल बनाता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल रिमेन सेम। जो दो नए सेल बने हैं, जो दो डॉटर सेल बने हैं, उनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद बिल्कुल सेम एक जैसी होनी है जितनी के पेरेंट सेल में थी। आप यूँ कह लें कि पेरेंट सेल के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम हैं तो हर डॉटर सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। स्टूडेंट, इसके अलावा ये जो माइटोसिस प्रेजेंट हैप्लॉइड सेल, ये डिप्लॉइड सेल में भी पाई जाती है और हैप्लॉइड सेल में भी पाई जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि माइटोसिस जो है ये प्रेजेंट इन सोमैटिक सेल, ये सोमैटिक सेल के अंदर ज़्यादातर नज़र आती है। हमारी बॉडी के जो मेन पार्ट्स हैं, जैसा कि हमारा नोज़ है, ठीक है, इसी तरह से हमारी आइज़ हैं, इसी तरह से हमारे ईयर्स हैं, या कह लें कि जितने भी बॉडी के मेन पार्ट्स हैं, इनको कौन बनाता है जी? ये सोमैटिक बनाता है, या आप कह लें सोमैटिक सेल्स इसकी फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो जर्म सेल्स होते हैं वो हमारी रिप्रोडक्शन के दौरान इन्वॉल्व होते हैं और उसके अंदर मियोसिस होती है। उसके अंदर जो है वो माइटोसिस रिप्रोडक्शन के दौरान, या आप कह लें कि जो हमारे टेस्टिस वगैरह या जो गोनेड्स हैं, ओवरीज हैं, उसमें नहीं होती। सो आप यूँ कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादातर प्रोसेस मियोसिस का चलता है और बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उसके अंदर माइटोसिस चलता है। आइए देखते हैं हम लोग इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो पहली है जी कैरियोकाइनेसिस और दूसरी है साइटोकाइनेसिस। अब हम पहले कैरियोकाइनेसिस को देखेंगे और लास्ट पे हम इंशाल्लाह साइटोकाइनेसिस को भी डिस्कस करेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस को अगर हम तोड़ें तो एक कैरियन बनता है जिसका मतलब न्यूक्लियस, और दूसरा काइनेसिस जिसका मतलब डिवाइड या तकसीम होना। तो इसमें क्या होगा, ये प्रोसेस क्या है? इन्वॉल्व द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस की तकसीम करने में ये प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, शामिल होगा। या आप यूँ कह लें कि न्यूक्लियस की तकसीम कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। स्टूडेंट, इसकी मेन फेजेस कौन कौन सी हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं। उनमें जो फर्स्ट है वो है जी प्रोफेज़। प्रोफेज़ क्या है? स्टूडेंट, न्यूक्लियस के अंदर जब स्टार्ट में हम उसको देखते हैं तो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको हम लोग क्रोमाटिन मटेरियल कहते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता से मोटा और थिक होना स्टार्ट कर देता है और फोल्ड होना स्टार्ट कर देते हैं, जो बाद में जाके क्रोमोसोम्स बन जाता है। तो हम कैसे इसको डिफ़ाइन करेंगे? स्टार्ट में इस स्टेज में क्या होता है? क्रोमाटिन मटेरियल चेंज इनटू क्रोमोसोम्स बाय फोल्डिंग और कंडेंसेशन। तो स्टूडेंट्स, मोटा होने से या फोल्ड होने से या थिक होने से क्रोमाटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब ये जो क्रोमाटिन मटेरियल है ये क्या है? तो अगर इसको हम लोग डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पतला धागा नुमा स्ट्रक्चर जो डीएनए का होता है उसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा प्रोफेज़ में क्या होता है? आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर। जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है, जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है,
वो डिसअपियर कह ले या ब्रेक कह ले, टूट कर गायब होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है या न्यूक्लियोलाई होती है, वो भी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। इसी तरह से स्टूडेंट जो इसके अंदर बंद जो न्यूक्लियर मटेरियल था, चूँकि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो गई है, गायब हो गई है, टूट गई है, तो वहाँ से निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। सो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म। तो ये किस में आ जाएगा जी, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। सो साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस, इसके आने से अब साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो चुका हुआ है। इसी तरह से स्टूडेंट्स मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका प्रोफेज का, वो ये है कि माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे माइटोटिक अपरेटस जो है वो मुनज़्ज़म हो जाता है, बन जाता है। अब माइटोटिक अपरेटस क्या है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आइए इसको देखते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें माइटोटिक अपरेटस की, तो कंपोज ऑफ 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल जिसको हम बोलते हैं, इसके 3 सेट्स को कहते हैं। उसमें कौन कौन है, फर्स्ट पे है जी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये ऐसे धागे हैं जो कि सेंट्रियोल के अंदर से निकलते हैं और सीधा डायरेक्ट जाके क्रोमोसोम के सेंटर के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे धागे को हम बोलते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। तो ये पहला हिस्सा है, पहला कहले के पार्ट है किसका, माइटोटिक अपरेटस का। दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, या इसको हम लोग पोलर माइक्रोट्यूब्यूल भी कहते हैं। ये क्रोमोसोम नहीं होते। सो ये क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम के आसपास से गुजर जाएंगे। स्टूडेंट तीसरे नंबर पे माइटोटिक अपरेटस का जो पार्ट है या जो हिस्सा है या जो आप कह ले पॉइंट है, वो क्या है जी, वो है एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के अंदर से निकलेंगे, लेकिन जिस तरफ काइनेटोकोर नॉन काइनेटोकोर जा रहे थे उस तरफ नहीं जाएंगे, ये उसके अगेंस्ट जाएंगे, यानी कि पिछली तरफ से ये निकलेंगे। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये पिछली तरफ से निकले हुए हैं। तो ये क्या करेंगे जी, ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल टुवर्ड्स द आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी तरफ जाएंगे और निकलेंगे कहाँ से, ये सेंट्रियोल से निकलेंगे। स्टूडेंट इसके अलावा जो सेंट्रियोल हैं ये माइग्रेट करके अपोजिट साइड पे आ जाएंगे। सो ये था हमारा प्रोफेज। अब हम चलते हैं मेटाफेज की तरफ। तो मेटाफेज क्या है, मेटा का मतलब ही होता है दरमियान यानी कि मिडल, और इसमें क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द सेंटर। तो सारे के सारे क्रोमोसोम जो है वो अपने आप को सेंटर के अंदर अरेंज कर लेंगे एंड फॉर्म अ प्लेट, और फिर एक प्लेट बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। अब इसे हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इक्वाटोरियल प्लेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको हम लोग इक्वाटोरियल प्लेट भी कहते हैं क्योंकि ये इक्वेटर पे होती है, यानी कि दरमियान में होती है। सो इक्वाटोरियल प्लेट भी ये कहलाएगी। स्टूडेंट यहाँ से अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी है तो आपने ऐसे ही इसको लिखना है। आप यूँ कह लें कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो इस टाइम दरमियान में आ चुके हैं। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि बिल्कुल दरमियान में आ चुके हैं और एक प्लेट बना रहे हैं जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। स्टूडेंट उसके बाद की स्टेज बड़ी क्रिटिकल स्टेज है जिसको हम लोग एनाफेज स्टेज कहते हैं। उससे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट बेसिकली जितने सेंट्रोमियर हैं उतने क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आपने क्रोमाटिड को नहीं मद्देनज़र रखना, आपने सेंट्रोमियर को मद्देनज़र रखना है। अब सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर बोलते हैं जो क्रोमोसोम के दरमियान में सेंटर होता है ना, जिससे वो आगे ऊपर वाले इसके बाजू निकले होते हैं, जिनको हम क्रोमाटिड कहते हैं। ये जो सेंट्रोमियर है बेसिकली यही आप कह लें कि क्रोमोसोम है। अब जिस तरफ ये जितने जाएंगे उतने ही क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। सो अगली स्टेज के अंदर एनाफेज के अंदर हम लोगों ने इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में माइटोसिस में पढ़ा था कि 46 क्रोमोसोम डॉटर दोनों सेल के अंदर जाएंगे, 46। सो इसको कैसे समझेंगे, आइए इसको भी देखते हैं। स्टूडेंट एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज के अंदर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट इटसेल्फ। जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, अब इन्होंने क्या करना है,
इन्होंने एक्टिव हो जाना है, ठीक है, इन्होंने जोर लगाना है, इन्होंने फोर्स लगाना है। हर एक सेंट्रियोल की कोशिश होगी कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम जो है वो अपनी तरफ खींच ले, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बिल्कुल इक्वल क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, पुलिंग फोर्स इसको बोलते हैं। इसको मैं यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है कि कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट इटसेल्फ, दे जनरेट अ पुलिंग फोर्स विच सेपरेट द क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम। क्या करेंगे, पुलिंग फोर्स जनरेट करेंगे जो कि आगे जाके क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर देगी, अलग कर देगी, अलग अलग कर देगी क्रोमोसोम से। अब स्टूडेंट ये जो सेंट्रोमियर है, हाफ सेंट्रोमियर एक तरफ चला जाएगा, हाफ एक तरफ चला जाएगा। यूं ये जो सेंट्रोमियर है ना, ये दरमियान से टूटने के बाद कह ले कि इस तरफ और इस तरफ भी चला गया, सो हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ एक एक क्रोमोसोम गया है। मैंने आपको बताया कि सेंट्रोमियर जिस तरफ चला गया उस तरफ क्रोमोसोम चला गया। सो देखें आप, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे जा रहा है सेंट्रोमियर, सो दोनों तरफ क्रोमोसोम जा रहे हैं। हाँ, ये जो आप ऊपर क्रोमैटिड्स की बात कर रहे हैं, ये अगर दो इस तरफ गए हैं, दो इस तरफ गए हैं, तो बाद में जाके इन्होंने इनको दोबारा से 4 कर लेना है। लेकिन यहाँ पे जो हमने समझना है, जो समझने वाला मेन पॉइंट है वो ये है कि जो दरमियान से कट हुआ है सेंट्रोमियर, कट होने की वजह से थोड़ा सा हिस्सा उसका इस तरफ चला है, मतलब वो भी क्रोमोसोम है, और इस तरफ दूसरी तरफ जो थोड़ा सा हिस्सा चला गया है वो भी क्रोमोसोम है। सो ऐसा ही क्या करते हैं, 46 के 46 क्रोमोसोम दरमियान से टूटकर 46 इधर चले जाते हैं और 46 दूसरी तरफ चले जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ से आपने ये पॉइंट, ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको क्लियर करना है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। सो सेंट्रोमियर दोनों तरफ गया तो हम कह सकते हैं दोनों तरफ क्रोमोसोम चला गया है। या आप यूँ कह लें कि हमारी बॉडी के पार्ट के ऊपर से बाज़ का ज़ख़म लगकर कुछ हिस्सा जो है वो हमारा टूटकर, या आप कह लें कि ज़ख़म की वजह से ज़ाया हो जाता है और बाद में रिकवर हो जाते हैं। सो ऐसा ही आप कह लें कि सेंट्रोमियर भी बाद में अपने आप को दोनों पोल की तरफ जाके कम्प्लीटली रिकवर करके क्रोमोसोम बन जाते हैं। सो 46 क्रोमोसोम एक तरफ और 46 क्रोमोसोम दूसरी तरफ चले जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट टीलोफेज आएगी, लास्ट पे हमारी जो है फेज़ है, ये क्या है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। बिल्कुल प्रोफेज की रिवर्स है, उलट है। जो चीज़ें प्रोफेज में टूटी थी यहाँ पे जुड़ेंगी और वहाँ पे जो जुड़ी थी यहाँ पे टूटेंगी। यहाँ पे कहते हैं जिनकी वहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी यहाँ पे वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और जिनकी वहाँ पे डिसअपीयरिंग हुई थी, गायब हुई, तो वो यहाँ पे रीफॉर्म हो जाएंगे। कैसे जी, क्रोमोसोम बिगिन टू थिन एंड शॉर्टन। अब वापस जो है क्रोमोसोम क्या करेंगे, ये थिन होना स्टार्ट हो जाएंगे, या आप कह लें पतले होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो क्रोमाटिन की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा इसका, क्रोमोसोम चेंज इनटू क्रोमाटिन मटेरियल। वहाँ पे जो क्रोमोसोम्स था, ठीक है, सॉरी क्रोमाटिन जो था वो क्रोमोसोम बना। अब यहाँ पे क्रोमोसोम क्या बन जाएगा, क्रोमाटिन। चूँकि ये फेज़ रिवर्स है सो सारा काम उलट करेंगे हम। उस जगह पे प्रो फेज़ में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हुई थी, लेकिन यहाँ चूँकि रिवर्स है सो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म्ड होगी। उधर यानी कि प्रो फेज़ में न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हुई थी और यहाँ पे क्या होगी, रीफॉर्म्ड होगी। इसी तरह से माइटोटिक अपरेटस उधर जो है वो बना था, उसकी फॉर्मेशन हुई थी, वो ऑर्गेनाइज्ड हुआ था, और यहाँ पे डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट इसको हम ये भी कहते हैं कि एंड स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज होती है। तो यहाँ तक माइटोसिस होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होनी है। अब साइटोकाइनेसिस क्या है, अगर इस वर्ड को देखें तो ये साइटोन यानी कि जिसका मतलब होता है सेल, और दूसरा काइनेसिस जिसका मतलब डिवीज़न या डिवाइड करना। तो यहाँ पे सेल ने डिवाइड होना है, यहाँ पे न्यूक्लियस ने डिवाइड नहीं होना। न्यूक्लियस चूँकि पहले से डिवाइड हो चुका है। इन्वॉल्व द होल सेल डिवीजन एक्सेप्ट न्यूक्लियस। सारे का सारा सेल डिवाइड करेगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं डिवाइड करेंगे। अब एनिमल सेल्स में मुख्तलिफ तरह से होते हैं और प्लांट सेल में और तरह से होते हैं। आइए देखते हैं एनिमल सेल में कौन करवाते हैं इसकी डिवीज़न और प्लांट सेल में कौन करवाते हैं। तो स्टूडेंट पहले एनिमल सेल की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंट्रैक्टाइल रिंग थ्रू एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। तो एनिमल सेल के अंदर जो है वो कंट्रैक्टाइल रिंग बनेगी, किसकी वजह से, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की वजह से।
सेल शेप चेंज ड्यूरिंग डिवीजन, इसके अंदर जो सेल की शेप है वो भी चेंज होगी। और इसकी जो डिवीज़न है वो कौन करेगा? क्लीवेज डिवाइड द सेल, जो क्लीवेज होगी यानी कि अंदर से जो है दरमियान से जो है वो ब्रेकेज होगी, या आप कह लें कि उसको काटा जाएगा, टूट जाएगी। स्टूडेंट आप डायग्राम में इजीली देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्लांट सेल में क्लीवेज नहीं हो सकती। उसकी मेन रीज़न ये है कि उसकी जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लिग्निन की बनी होती है, सख्त होती है, टफ होती है। सो उसमें एक्टिन मायोसिन नहीं होती, तो फिर उसको तोड़ना इस तरह से पंच करके नहीं तोड़ सकते हम। उसको कैसे तोड़ेंगे? उसके लिए है जी फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट थ्रू गोल्जी वेजिकल। इसमें क्या होगा? गोल्जी वेजिकल बनेगी, गोल्जी अपरेटस की तरफ से आएंगी और ये एक लाइन की तरह या एक कैले के तरतीब से जुड़ेंगी और एक फॉर्मेशन करेंगी जिसको हम लोग फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। इस तरह से यहाँ से जो है वो कह ले कि इसकी ब्रेकिंग होगी, या आप कह ले कि यहाँ से ये टूटेगी या डिवाइड होगी। सेल शेप रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग डिवीजन, इसमें जो सेल की शेप है वो अनचेंज रहेगी, चेंज नहीं होगी। स्टूडेंट आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लांट सेल जो है वो किस तरह से डिवाइड कर रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक था माइटोसिस। ये कह ले कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट क्लासेस में मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ते हैं इसको। सो होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आई है। मैंने डायग्रामेटिकली साथ साथ आपको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सकता है कि उनका भला करने से आपका भी भला हो जाए। स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।